गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू लर्न इंडिया एवरीडे विच इज रन बाय एल्कारो करियर इंस्टीट्यूट। तो हमने आपका चैप्टर स्टार्ट किया था रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। सो टिल नाउ वी हैव रेड अबाउट द डेफिनेशन ऑफ रिसोर्सेज, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ऑल्सो वी हैव टॉक अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इन आवर लास्ट क्लास वी हैव ऑल्सो टॉक अबाउट द रियो डी जेनेरियो, वहाँ पे जो पैक्ट हुआ था उनके जो सम्मेलन, जो समिट हुआ था उसके बारे में हमने बात करी थी। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं कि व्हाट इज रिसोर्सेस कंजर्वेशन, हम उनको कैसे सेव कर सकते हैं, व्हाई इट इज नेसेसरी, और जो पुराने लोग थे, जो थिंकर्स थे, जो लीडर्स थे, उन्होंने इसके बारे में क्या क्या सोचा था कि हम किस तरीके से रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं, उनको सेव कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका रिसोर्सेज कंजर्वेशन मीन्स टू सेव समथिंग। जब आप किसी को कुछ बचाने की कोशिश करते हो, दैट इज। तो रिसोर्सेज, जैसे हमने ये कल भी बात करी थी कि रिसोर्सेज को सेव करना, रिसोर्सेज को कंजर्व करना, ये सारे बड़े जो लीडर्स थे, जो थिंकर्स थे, उनको बहुत एक बड़ी प्रॉब्लम लगती थी, क्योंकि every individual has different habit, has different needs, तो it is not easy to conserve all the resources in one method। तो इसीलिए सारे थिंकर्स, सारे को लगता था कि it is very difficult or we can say that complex task to save or secure all the resources। इसके बारे में महात्मा गांधी जी का महात्मा गांधी जी ने कहा था कि there is enough for everybody's need, कि यहाँ पर इतना है कि सबकी नीड्स फुलफिल की जा सकती है, जहां पर सबकी नीड को पूरा किया जा सकता है। इनफ मीन्स फुल, इतना है आपके पास में, यू हैव इनफ दैट एवरीबॉडीज नीड कैन बी फुलफिल्ड। लेकिन किसी की ग्रीड, किसी के लालच को फुलफिल नहीं किया जा सकता। हम हमारी नीड्स को फुलफिल कर सकते हैं, लेकिन कभी हमारे ग्रीड को फुलफिल नहीं कर सकते, क्योंकि लालच तो हमेशा बढ़ता ही जाता है, तो उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। बट इफ दिस आर नेसेसिटी, देयर आर नीड्स, देयर इज समथिंग व्हिच इज वेरी एसेंशियल इंपॉर्टेंट टू अस, तो हमारे पास इतने रिसोर्सेज है कि हम उससे अपनी आवश्यकता, अपनी नीड्स को फुलफिल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात आपके ग्रीड की करेंगे, किसी पर्सन के ग्रीड की करेंगे, तो इट इज नॉट इजी, क्योंकि ग्रीड तो हमेशा बढ़ता ही चला जाता है, वो कभी कम नहीं होता। महात्मा गांधी ने कहा था कि जिस तरीके से अगर हर एक इंसान की, हर एक इंडिविजुअल पर्सन की ग्रीडीनेस बढ़ती रही और उनका इसी तरीके से अगर एक्सप्लॉयटेटिव नेचर अगर रहा, और आगे चल करके टेक्नोलॉजी और मॉडर्न हो जाएंगी, और मॉडर्न हो चुकी है, आगे चल के और मॉडर्न हो जाएंगी, तो इस तरीके से तो यही है कि भाई यही मेन रूट कॉज है ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज का, कि जो है आगे चल करके जब और डेवलपमेंट हो जाएगा तो लोग और नए नए तरीके निकालेंगे ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी के साथ, कि और ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज को किस तरीके से वो लोग यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि रिसोर्सेज का खतरा उनको समझ में आ गया था कि किस तरीके से जो आगे चल के रिसोर्सेज एक टाइम पे बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे। इन्होंने कहा, ये बिल्कुल सख्त अगेंस्ट थे किस तरीके से जो लोग रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं। तो इनका मानना था कि इस तरीके से अगर हमने रिसोर्सेज को यूज किया तो ऑब्वियसली एक टाइम आएगा जब हमारे पास में जो अच्छे रिसोर्सेज है वो खत्म हो जाएंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ रही है और रिसोर्सेज का यूज हम लोग उसके साथ ज्यादा कर रहे हैं। तो हम ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के चक्कर में, ज्यादा हर चीज करने के चक्कर में रिसोर्सेज को कम कर रहे हैं, ये महात्मा गांधी जी का कहना था। तो पहली बार फिर कॉन्सेप्ट आया, किसी चीज का कॉन्सेप्ट जब आता है, लोग कहते हैं ना कि इसको शुरू करते हैं, इस काम को हमें शुरू करना है, तो इसका कॉन्सेप्ट आया कि कैसे आपको रिसोर्सेज को कंजर्व करना है इंटरनेशनल लेवल पे। ये किसी नेशन या किसी पर्टिकुलर एक एरिया की बात हम यहाँ नहीं कर रहे हैं, ये पूरे इंटरनेशनल लेवल पे आया रोम के क्लब में 1968 में। कहां पे? रोम क्लब 1968। यहां पर सोचा कि हाँ, हमें इंटरनेशनल लेवल पे रिसोर्सेज को सेव करने की, उनको कंजर्व करने की हमें जरूरत है। तो इसको इनिशिएट यहां पर किया गया था, इसको इनिशिएटिव यहां पर किया गया था क्लब ऑफ रोम इन 1968। उसके बाद 1974 के अंदर जो गांधीयन फिलॉसफी किया, जो गांधी जी के विचारों को फॉलो करते थे, उन्होंने भी अपनी बुक के अंदर लिखा कि स्मॉल इज ब्यूटीफुल, जितना छोटा है वो इतना खूबसूरत है, मतलब आपकी नीड जितने में फुलफिल हो रही है वो उतना ही ज्यादा अच्छा है। इसके आगे हम बात करेंगे जो ब्रिंडन कमीशन है 1987 की रिपोर्ट, उन्होंने भी पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करी कि व्हाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज इम्पोर्टेंट, कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है और उसे हमें फॉलो क्यों करना चाहिए। साथ ही साथ में हमें बताया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है और रिसोर्सेज कंजर्वेशन नीड फुल क्यों है, उसकी नीड हमें
क्यों पड़ती है। उन्होंने बताया कि भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कि हम प्रेजेंट में भी सारे रिसोर्सेज का यूज जुडिशियसली कर रहे हैं और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी उनको सेव कर रहे हैं। तो ये रिसोर्सेज कंजर्वेशन का टॉपिक ये लेकर के आए थे, और इन्होंने ये अपनी बुक के अंदर भी और कॉमन फ्यूचर नेम से लिखा था, पब्लिश करी थी अपने बुक के अंदर, जिस बुक के अंदर और कॉमन फ्यूचर, इसमें इन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करी थी। तो ये टॉपिक बहुत सीधा है, सिंपल है, जहां पर सिर्फ बात हो रही है रिसोर्सेज कंजर्वेशन की, व्हाई इट इज नेसेसरी, और बड़े बड़े जो थिंकर्स थे उनका इस बारे में क्या क्या सोचना था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे भी यही है आपका कि फर्स्ट अर्थ समिट, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं, जो कि रियो डो जेनेरियो जो कि ब्राजील में है, वहां पर हुई थी, जहां पर उन्होंने ये डिसाइड किया था कि भाई किस तरीके से जितने भी ग्लोबल इश्यूज है, सारे पॉवर्टी ले लीजिए आप, पॉल्यूशन ले लीजिए, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, तो सारे जितने भी ग्लोबल इश्यूज है इनके बारे में इन्होंने ये जो मीटिंग करी थी, समिट हुआ था, उसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं उसके पॉइंट्स। अब हम बात करेंगे कि हमारे कौन कौन से रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट है और रिसोर्सेज हैं जिनको हम एक्सेसिवली यूज कर रहे हैं, तो उनके बारे में हम बात करना शुरू करेंगे। सबसे पहले आपको ये हिंट क्वेश्चन दिया हुआ है, हाउ इज लैंड यूज्ड इन डिफरेंट वेज इन इंडिया। भाई लैंड इज वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज, यू कैन से दैट जमीन ही नहीं होंगी तो कुछ नहीं होने वाला, ये घर, स्कूल्स, हॉस्पिटल, मंदिर, सब कुछ सबको जमीन पर है, तो ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट एक रिसोर्सेज हो जाता है जिसको आप यूज करते हैं, जिस पे हम रह रहे हैं, तो वो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हो गया। अब लैंड यूज की जब हम बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि ये लैंड यूज का मीनिंग होता क्या है। यहाँ पे लैंड यूज का मीनिंग यही है कि कुछ एरिया जो है वो फॉरेस्ट का है, कुछ है जो फार्मिंग का कर लिया है, कुछ में आपने अपार्टमेंट्स बना लिए हैं, कुछ में पब्लिक पार्क्स बन गए हैं, तो अलग अलग तरीके से जो है लैंड का यूज किया जा रहा है, उसको अलग अलग तरीके से अलग अलग चीजों के लिए, प्रोजेक्ट के लिए यूज किया जा रहा है। जैसे कि आप जानते हो 3/4 जो अर्थ का सरफेस है, 3/4 अर्थ का जो सरफेस है वो वाटर से कवर्ड है, वाटर से कवर्ड है, तो ओनली 1/4 जो है वो आपका लैंड है। तो लैंड को भी हम अलग ले लेंगे, प्लेन्स है, आपको जैसे पता है डिवाइडेड है, कैटेगरीज है इनकी, कहीं पे प्लेन्स है, माउंटेन्स है, आइलैंड्स है, अदर ज्योग्राफिकल फीचर्स है, डेजर्ट है, फॉरेस्ट है, प्लेटवेज है, तो वी हैव सो वैरायटी। और जैसे कि हम जानते हैं जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रही है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, जिस तरीके से शहरीकरण फैल रहा है, जिस तरीके से सिटीज डेवलप हो रही है, तो ऑब्वियसली वो लैंड का मिसयूज कर रही है, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को एक जगह रखना चाहते हैं, सिक्योर करना चाहते हैं, तो इसलिए वो लैंड का यूज किए जा रहे हैं। जैसे कि आपको पता है लैंड एक लिमिटेड रिसोर्सेज है जिसको हम यूज कर रहे हैं, तो इसलिए हमें केयरफुली इसकी प्लानिंग करनी होगी कि कितने लैंड को हम किस यूज में ले सकते हैं, कहाँ पर अपार्टमेंट बनाया जा सकता है, कहाँ पर हॉस्पिटल बनाया जा सकता है, किस एरिया में मॉल बनाया जा सकता है, ये सारा प्लानिंग करके चलना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से पॉपुलेशन बन रही है ऑब्वियसली सब लोगों को रहने के लिए जगह चाहिए, तो वो मैनेजमेंट करना भी जरूरत होता है। लेकिन इसी वजह से आप बोल सकते हो कि कहीं ना कहीं हम एक्सेस यूज कर रहे हैं बिना कुछ सोचे समझे, कि एक टाइम के बाद में हमें इसकी प्लानिंग करना बहुत रिक्वायर हो जाएगा। 43% जो है इंडिया के अंदर वो प्लेन्स है, 30% जो है माउंटेन है, 27% आपके प्लेटवेज है। तो प्लेन्स सबसे ज्यादा आपको पता है डेंसिटी होती है उनकी, वहां पॉपुलेशन सबसे ज्यादा मिलती है, क्योंकि ये एक ऐसी जगह होती है कि सॉइल बहुत फर्टाइल होती है। ऑब्वियसली फर्टाइल है तो लोग यहाँ पे ज्यादा रिसाइड करते हैं, क्योंकि यहाँ आपको पता है एग्रीकल्चर की सारी फैसिलिटीज मिलेंगी, फैसिलिटेट करती है एग्रीकल्चर को, तो ऑब्वियसली यहाँ लोग ज्यादा रहते हैं, इंडस्ट्रीज ज्यादा बनती है, तो ऑब्वियसली यहाँ की पॉपुलेशन ज्यादा होती है। गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स ले लो, यहाँ गंगेटिक प्लेन्स है, तो ये सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला एरिया माना जाता है। माउंटेन्स आपको पता है, माउंटेन्स तो ब्यूटी के लिए जाने जाते हैं, भाई ब्यूटी है, तो ऑब्वियसली टूरिज्म को प्रमोट करते हैं, लोग आते हैं देखने के लिए, तो टूरिज्म को प्रमोट करते हैं, ये ब्यूटी के लिए आप बोल सकते हो। बट ये बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपको प्रोवाइड कराते हैं वो भी माउंटेन से हमें प्रोवाइड होती है। यहाँ पे हिमालयाज, मसूरीज, देहरादून है, कुछ ऐसी है जहाँ से बहुत सारे रिवर्स भी ओरिजिनेट होती है, जहाँ से बहुत सारे रिवर्स भी निकलती हैं, तो ऑब्वियसली ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है।
तो आज के क्लास में हमने सिर्फ इतनी सी बात करी कि भाई क्या होता है आपका रिसोर्सेज को कंजर्व करना, हम उनको किस तरीके से कंजर्व कर सकते हैं, और जो लीडर्स थे उनका क्या सोचना था, महात्मा गांधी का क्या सोचना था, उन्होंने इसके रिलेटेड क्या कहा था। फिर हमने बात करी लैंड रिसोर्सेज की कि लैंड हमारे लिए एक वैल्यूएबल रिसोर्सेज क्यों है और वो किस तरीके से डिवाइडेड हो रखा है। जिस तरीके से 3/4 तो वाटर है, तो ओनली 1/4% आपका लैंड है, जिसमें भी आपका 43% आपका प्लेन्स है, 30% आपका माउंटेन्स एंड 27 आपका प्लेटवेज। और सबसे हमने लास्ट में बात करी दैट जो प्लेन्स एरिया है, जैसे कि जो प्लेन है वो सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड एरिया है, क्योंकि वहां की जो सॉइल होती है वो फर्टाइल होती है, तो वो वहां पर ज्यादा लोग रिसाइड करते हैं। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप लास्ट वीडियोस जाकर चेक कर सकते हैं। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और हमारी नेक्स्ट क्लास में हम बाकी सारे वैल्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।